नमस्कार। आज हमारे विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अहम कानूनी दस्तावेज का मसौदा है, लिखित बयान या जिसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। ये वो दस्तावेज है जो एक प्रतिवादी मतलब डिफेंडेंट अदालत में प्लेंटिफ यानी वादी के लगाए गए आरोपों या दावों के जवाब में दायर करता है। आज हम इस दस्तावेज के आप कह सकते हैं एनाटमी को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर वो हिस्सा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, प्रारंभिक आपत्तियां या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। ये वो चीजें हैं जो किसी मुकदमे की शुरुआत में ही उसका रुख मोड़ सकती हैं। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। ये जो लिखित बयान है, ये समझिए कि प्रतिवादी के पूरे डिफेंस स्ट्रैटेजी की नींव है। एक तरह से उसकी कहानी का पहला ऑफिशियल वर्जन कोर्ट के सामने। और जैसा आपने कहा, इसकी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होती है। कोर्ट का नाम, मुकदमा नंबर, पार्टीज के नाम, सब कुछ बिल्कुल तय तरीके से लिखा जाता है। फिर आती हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, फिर रिप्लाई ऑन मेरिट्स और आखिर में प्रेयर और वेरिफिकेशन। हाँ, तो ये प्रारंभिक आपत्तियां यानी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, ये शुरू में ही क्यों? मतलब फैक्ट्स पर बात करने से पहले ही? देखिए, यही इसकी खासियत है। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में डिफेंडेंट प्लेंटिफ के केस के मेरिट्स में, मतलब तथ्यों की सच्चाई या गहराई में नहीं जाता। वो सिर्फ लीगल पॉइंट्स पर, कानूनी आधार पर केस को चैलेंज करता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं पहला लीगल फिल्टर है। डिफेंडेंट कहता है कि साहब, फैक्ट्स चाहे जो भी हों, ये मुकदमा कानूनी तौर पर चलने लायक ही नहीं है, और अगर कोर्ट मान जाए तो मतलब केस शुरू होने से पहले ही खत्म, डिसमिस्ड। एग्जैक्टली। अगर ये ऑब्जेक्शंस अपहोल्ड हो जाते हैं तो कोर्ट केस को डिसमिस कर सकती है विदाउट गोइंग इनटू द फैक्चुअल डिटेल्स। इससे कोर्ट का और पार्टीज का काफी समय और संसाधन बचता है। ये तो बहुत पावरफुल टूल हुआ फिर डिफेंडेंट के लिए। तो इस मसौदे में जो हम देख रहे हैं, कुछ आम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस क्या हो सकती हैं? हाँ, कई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्शंस होती हैं जो अक्सर उठाई जाती हैं। जैसे एक बहुत कॉमन है समय सीमा यानी लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब मुकदमा दायर करने की कोई टाइम लिमिट होती है? बिल्कुल। हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 है, वो अलग अलग तरह के सिविल सूट्स के लिए एक टाइम पीरियड तय करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए अलग, प्रॉपर्टी के लिए अलग। तो अगर प्लेंटिफ ने वो मुकदमा उस तय सीमा के अंदर दायर नहीं किया है, तो डिफेंडेंट ये ऑब्जेक्शन ले सकता है कि ये सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। और अगर ये साबित हो गया तो केस खारिज? हाँ, क्योंकि कानून सोए हुए अधिकारों की मदद नहीं करता। विजिलेंटिबिस नॉन डॉर्मिएंटिबिस चूरा सब्विनियंत, ये एक लीगल मैक्सिम है। अगर आप अपने अधिकार को लेके समय पर सचेत नहीं थे, तो कोर्ट एक समय के बाद आपकी मदद नहीं कर पाएगी। अच्छा, और दूसरा अहम ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। ये बहुत ही फंडामेंटल है। क्या उस पर्टिकुलर कोर्ट को जहां मुकदमा दायर किया गया है, उसे सुनने का अधिकार है भी या नहीं? ये ज्यूरिसडिक्शन किस किस तरह का हो सकता है? मेनली 3 तरह का होता है। एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब क्या मामला उस अदालत के ज्योग्राफिकल एरिया में आता है। हाँ। दूसरा पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी क्या दावे की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो उस कोर्ट के लिमिट के अंदर है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिमिट अलग है, हाई कोर्ट की अलग। और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। क्या वो कोर्ट उस तरह के मामले सुनने के लिए एम्पावर्ड है? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी लॉ का मामला है, तो वो शायद NCLT जाएगा, रेगुलर सिविल कोर्ट नहीं। तो अगर ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो कोर्ट का कोई भी फैसला या आदेश वॉइड होगा, मतलब शून्य। समझ गया। तो लिमिटेशन और ज्यूरिसडिक्शन ये तो बहुत बेसिक लग रहे हैं, लेकिन क्रूशियल हैं। और क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं? एक और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन है नो कॉज ऑफ एक्शन, मतलब वाद कारण का न होना। कॉज ऑफ एक्शन, इसका ठीक मतलब क्या है? कॉज ऑफ एक्शन मतलब वो सेट ऑफ फैक्ट्स जो अगर सच मान लिए जाएं तो प्लेंटिफ को कानूनी तौर पर रिलीफ पाने का अधिकार मिलता है। तो डिफेंडेंट ये कह सकता है कि प्लेंटिफ ने जो कहानी अपने प्लेंट में लिखी है, उसे पूरा पढ़ने के बाद भी कानून के तहत कोई मामला बनता ही नहीं है। अच्छा, मतलब प्लेंटिफ की अपनी कहानी ही उसके केस को सपोर्ट नहीं करती लीगली? हाँ, प्लेंटिफ ने भले ही लंबी चौड़ी बातें लिखी हों, लेकिन अगर उन बातों से लीगली कोई एक्शनेबल क्लेम नहीं बनता, तो डिफेंडेंट ये ऑब्जेक्शन ले सकता है।
कोर्ट सिर्फ प्लेंट को देखेगी इस ऑब्जेक्शन के लिए, डिफेंडेंट के डिफेंस को नहीं। इंटरेस्टिंग। और कोई? हमने रेस जुडिकेटर के बारे में भी सुना है। हाँ, रेस जुडिका, ये लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड। ये सिद्धांत सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के सेक्शन 11 में दिया गया है। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि अगर किन्हीं दो पार्टीज के बीच किसी मुद्दे पर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले ही फाइनल फैसला दे चुकी है, तो उन्हीं पार्टीज के बीच उसी मुद्दे को लेकर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ताकि मुकदमों का अंत हो सके, है ना? बार बार एक ही चीज पर लिटिगेशन ना हो। बिल्कुल, टू इंश्योर फाइनलिटी टू लिटिगेशन, वरना तो एक ही झगड़ा पीढ़ियों तक चलता रहेगा। ये पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। इट प्रिवेंट्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स। सही है। और ये क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन और मोर एफिकेशियस रेमेडी वाले पॉइंट्स भी थे शायद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। हाँ, ये दोनों इक्विटेबल सिद्धांत है जो खासकर इंजंक्शन जैसे रिलीफ्स के लिए देखे जाते हैं, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आते हैं। पहला है क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन। क्लीन हैंड्स, साफ हाथ। हाँ, सेक्शन 41I है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ये कहता है कि जो व्यक्ति खुद अनुचित आचरण, इम्प्रॉपर कंडक्ट का दोषी है, उसी ट्रांजैक्शन के संबंध में वो कोर्ट से इक्विटेबल राहत जैसे इंजंक्शन पाने का हकदार नहीं है। मतलब वन हु सीक्स एक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। अगर आप खुद गलत हैं तो आप दूसरे के खिलाफ कोर्ट की मदद नहीं मांग सकते, कम से कम इक्विटेबल रेमेडीज के लिए तो नहीं। ये तो काफी नैतिक सिद्धांत जैसा लगता है। बिल्कुल। इक्विटी कोर्ट्स का यही आधार रहा है। दूसरा, आपने पूछा मोर एफिकेशियस रेमेडी के बारे में। वो सेक्शन 41H में आता है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर प्लेंटिफ के पास इंजंक्शन के अलावा कोई और इक्वली एफिकेशियस यानी उतना ही प्रभावी उपचार या रेमेडी उपलब्ध है जो उसे नॉर्मली मिल सकती है, तो कोर्ट आमतौर पर इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का मामला है और नुकसान का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है और मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मतलब पैसों में हर जाना एक एडिक्वेट रिलीफ है, तो कोर्ट कह सकती है कि आप डैमेजेस क्लेम कीजिए, हम इंजंक्शन क्यों दें। हाँ, अगर डैमेजेस पता करना मुश्किल हो या वो पर्याप्त ना हो, तब इंजंक्शन मिल सकता है। अच्छा, तो ये सब तो हो गई प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। ये तो वाकई केस को शुरू में ही काफी हद तक शेप कर देती हैं। इनके बाद क्या होता है लिखित बयान में? इन प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के बाद आता है मेन हिस्सा, जिसे कहते हैं रिप्लाई ऑन मेरिट्स या गुण दोष पर जवाब। इसमें क्या होता है? इसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्लेंट के हर पैराग्राफ का, हर एलिगेशन का बिंदुवार पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता है। उसे साफ साफ बताना होता है कि प्लेंटिफ की कौन सी बात उसे मंजूर है, एडमिटेड, कौन सी नामंजूर है, डिनाइड, और किस बारे में उसे जानकारी नहीं है, नॉट एडमिटेड फॉर वांट ऑफ नॉलेज। सिर्फ ये कह देना कि मैं इनकार करता हूँ काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपीसी का ऑर्डर 8 कहता है कि डिनायल मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट इवेजिव। आपको हर आरोप का स्पेसिफिकली जवाब देना होगा। यहीं पर डिफेंडेंट अपना फैक्चुअल डिफेंस रखता है, अपनी कहानी बताता है कि असल में हुआ क्या था। ये बहुत डिटेल्ड होता है। मतलब तथ्यों पर असली लड़ाई यहाँ शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर इश्यूज फ्रेम होने की ग्राउंड वर्क होती है। और आखिर में 2 चीजें होती हैं। एक तो प्रेयर, जहाँ डिफेंडेंट कोर्ट से मांग करता है कि प्लेंटिफ का सूट डिसमिस किया जाए, कॉस्ट्स दिलाई जाएं या कोई और रिलीफ जो वो चाहता है। और दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण है वेरिफिकेशन। इसमें डिफेंडेंट या उसका ऑथराइज्ड पर्सन शपथ लेकर कहता है कि लिखित बयान के कंटेंट्स पैरा नंबर 1 से X तक मेरी जानकारी में सही हैं और पैरा Y से Z तक मेरी कानूनी सलाह पर आधारित है और मैं उन्हें सही मानता हूँ। ये एफिडेविट के साथ होता है अक्सर। तो ये वेरिफिकेशन इसकी ऑथेंटिसिटी और सीरियसनेस को दर्शाता है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि पार्टी अपने कहे हुए शब्दों की जिम्मेदारी ली रही है। झूठा वेरिफिकेशन करने पर पर्जरी के लिए कार्रवाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें, ये लिखित बयान महज एक जवाब नहीं है। ये तो प्रतिवादी के डिफेंस की पूरी ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है। और जैसा हमने देखा, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस तो वो पहली दीवारें हैं जिन्हें प्लेंटिफ को पार करना होता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बेहद अहम दस्तावेज है और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस का स्टेज ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोर्ट का कीमती समय उन्हीं मामलों पर लगे जिनमें वाकई कोई लीगल सब्सटेंस है। हाँ, ये तो है।
लेकिन यहीं पर वो सवाल भी उठता है जिसके बारे में हम सोच रहे थे हाँ कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो शुरुआती लीगल हर्डल्स हैं, हाँ क्या ये हमेशा न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, या कभी-कभी ये इतने टेक्निकल हो जाते हैं कि असली मुद्दे पर यानी मेरिट्स पर पहुंचने में बेवजह की देरी या रुकावट पैदा करते हैं? क्या ये प्रोसेस कभी-कभी सब्सटेंस पे हावी हो जाती है? ये चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं ताकि फ्रिवलस या वेक्सेशियस लिटिगेशन को फिल्टर आउट किया जा सके। पर हाँ, ये भी सच है कि कभी-कभी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है डिले करने के लिए। कानून हमेशा इस बैलेंस को बनाने की कोशिश करता है कि प्रक्रिया न्याय का रास्ता आसान करे, मुश्किल नहीं। लेकिन ये बहस हमेशा चलती रहेगी कि ये संतुलन कितना सध पा रहा है। इस पर विचार करना जरूरी है।